तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आपको एक दूसरी घटना के बारे में बताता हूं। और इस घटना का हर भारतीय जो हमारे संविधान के अंतर्गत आता है, जो भारत की ज़मीन पर रहता है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे शादीशुदा हो, चाहे कुंवारा हो, तमाम लोगों का इस घटना से संबंध है, चूँकि घटना ही ऐसी है। दरअसल दिल्ली में एक जगह लगती है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। इस स्टेडियम के पास आज सुबह 70 से 80 लोग पहुंच जाते हैं हाथों में तख्तियां लेके प्रोटेस्ट करते हुए। अब प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका प्रोटेस्ट भी बड़ा जेन्युइन था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे देश में एक को बढ़ाने के लिए, समाज में दिखाने के लिए कि हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरों को दबा दिया जाता है। रिजर्वेशन में भी कई ऐसे प्रोविज़न है जिसको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसकी तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर यही है कि बढ़ाना है। तो रिजर्वेशन में अगर 100 सीटें हैं, किसी और के लिए आरक्षित आप करेंगे तो किसी और की सीट घटेगी। हर जगह ऐसा हो रहा। कभी कभार महिलाओं की सेफ्टी के लिए कुछ ऐसे कानून हम बना देते हैं जो महिलाओं के लिहाज से तो अच्छा है, लेकिन फिर उसका खामियाजा पुरुषों को भुगतना पड़ता है। और ऐसी एक जो नियम है, एक कानून है, उसको लेके प्रोटेस्ट था। दरअसल पिछले कई सालों से एक बहस चल रही है हमारे आसपास के लोगों में, कोर्ट में। बहस का जो मुद्दा था वो यही था कि अगर कोई पुरुष है, कोई पति है, अपने पत्नी के पास आता है और आने के बाद सेक्स की डिमांड करता है और पत्नी मना करे लेकिन फिर भी वो करे, तो क्या रेप में आएगा या नहीं आएगा, यानी मैरिटल रेप। तो फिर ये कहा गया कि हाँ आएगा। अब एक तरफ से देखने में बड़ा अच्छा भी लग रहा कि भाई महिला का नहीं मन है, तो फिर आपने ज़बरदस्ती की तो फिर वो रेप में आ गया। लेकिन अब इस कहानी के दूसरे पहलू भी हैं। अब महिला का नहीं मन था, पुरुष ने ज़बरदस्ती की, उसको अपने रेप की संज्ञा दे दी। लेकिन अगर पति पत्नी के बीच झगड़ा कभी हुआ और पत्नी ने कोर्ट में जाके ये कह दिया कि मेरे पति ने मेरे साथ रेप किया है, हो सकता है वो शारीरिक संबंध, वो फिजिकल रिलेशन दोनों की मर्जी से हुआ हो, या फिर 1 महीने बाद की घटना के बारे में, 1 महीने पहले की घटना के बारे में वो महिला जिक्र करे, तो फिर कोर्ट कैसे इस बात को प्रूफ करेगा कि पुरुष ने रेप किया ही था। क्योंकि सेक्स एक पति पत्नी के बीच होना कंपलसरी है, चूँकि शादी करने का जो मेन मोटिव है, अब लोग यहाँ पे ज्ञान देंगे कि शादी बस इसीलिए नहीं होती है, लेकिन कायदे से देखें तो पुरुष और स्त्री का पहला कर्तव्य यही है कि अपने नए जीन्स को आगे बढ़ाए, नई जनरेशन को आगे बढ़ाए, जो शुरू से चला आ रहा। तो अगर ये चीज़ें नहीं होंगी और कभी इन दोनों के बीच हुई, पति पत्नी के बीच अगर शादी है, तो सेक्स होना ही होना है। बाद में स्त्री अगर कहने लगे कि नहीं मेरी मर्जी उस दिन नहीं थी, फला तारीख को इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया था, 1 साल बाद वो कोर्ट में क्लेम कर दे, तो अनमैरिड कपल में तो आप कुछ कर सकते हैं। मैरिड कपल में आप इस बात को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये जो फला तारीख को फिजिकल रिलेशन दोनों के बीच बना था, वो म्यूचुअल कंसर्न से बना था या नहीं बना था। और फिर सज़ा का प्रावधान है। तो महिला ने अगर पहले कहा तो पहले गिरफ्तारी होगी, आदमी को जेल भेज दिया जाएगा। उसके बाद वो बेचारा अपने आप को प्रूफ करे कि नहीं उस दिन इस महिला की भी कंसर्न थी। तो इसी बात को लेके प्रोटेस्ट हो रहा है कि कम से कम अगर महिला ऐसा FIR करती है या फिर ऐसा कंप्लेन करती है, तो इस बात की जो प्रूफ है वो कैसे किए जाएंगे। और अगर अगले ही दिन करती है तो ठीक है, कुछ ब्रूटलिटी का निशान होगा, कुछ चोट के निशान होंगे, कुछ इंजरी होगी। लेकिन अगर 1-2 महीने बाद वो क्लेम करती है तो कोई इंजरी नहीं मिलेगी, तो फिर कैसे पता चलेगा। और अगर कभी महिला करती है पुरुष के साथ, मान लीजिए पति का नहीं मन है, महिला ने कहा कि नहीं आज हमें इंटीमेट होना है, तो ऐसी कंडीशन में फिर पुरुष क्या करे। ये तमाम चीज़ें थी जिसको लेके आज प्रोटेस्ट हो रहा। मामला आपको हल्का लग रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं गंभीर है कि अगर शादी के बाद भी पत्नी से संबंध बनाने पे पुरुष पे रेप के चार्जेस लगते हैं, तो फिर आखिर शादी का मतलब क्या निकला। और फिर ऐसी सजाओं से बचने का प्रावधान क्या होगा। या तो आदमी अब शादी ना करे, और करे तो फिर डेली एक एग्रीमेंट पे साइन हो कि आज फला तारीख को हम लोग रिलेशन बना रहे हैं, तो एक दूसरे के एग्रीमेंट से बना रहे हैं। नहीं तो फिर पहले तो दहेज और प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगा जाता था, अब एक नया चीज़ आ गया। खैर, इसी को लेके प्रोटेस्ट है। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। आज की कहानी की बात करूं तो ये कहानी बड़ी हैरान करने वाली कहानी है। कहानी पुलिस के नायाबी इन्वेस्टिगेशन का भी एक नमूना है। कहानी एक महिला के लोगों के गुमराह करने के तरीके का भी है। कहानी एक फर्जी मुकदमे में कैसे लोग फंस के अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं उसकी भी है।
कहानी उत्तर प्रदेश की है, कहानी साल 2017 की है। उत्तर प्रदेश में एक जगह लगती है गोंडा। इसी गोंडा में एक फैमिली रहा करती थी। उस फैमिली में एक लड़की थी जिसका नाम था कविता। पढ़ने लिखने में ठीक ठाक थी, सुंदर भी थी। परिवार वालों के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसकी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करवाएं। मन में एक इच्छा थी कि जल्द से जल्द इसकी शादी करें, अपने सर से एक बोझ उतारें। इसके बाद कविता के लिए रिश्ता देखना शुरू किया गया। अलग अलग जगहों पर रिश्ता देखा गया। अंत में एक लड़का जिसका नाम था विनय, जो ददुआ बाजार इलाके में रहता था, विनय से उसकी शादी फिक्स कर दी गई। तमाम देखभाल किया गया, देख रेख में तमाम चीज़ें अच्छी मिली। विनय के अंदर कोई ऐब नहीं था, कोई कमी नहीं थी। लिहाजा परिवार वालों को लगा कि रिश्ता अच्छा है, यहाँ पे शादी फिक्स कर दो। विनय के परिवार वाले भी जब कविता को देखते हैं, उसका नेचर, काम धाम, पढ़ाई लिखाई, वो तमाम चीज़ें विनय की फैमिली को भी अच्छी लग जाती हैं। दोनों परिवार अब एक दूसरे के साथ रिश्ता फिक्स कर देते हैं। और फिर 17 नवंबर साल 2017 को बड़े धूमधाम से विनय साहब की बारात आती है। कविता के साथ उनकी शादी होती है। अगले दिन फिर विदाई होती है। कविता उसके बाद विदा होकर अपने ससुराल यानी ददुआ बाजार में विनय के घर में उसकी पत्नी बन के आ जाती है। तमाम चीज़ें बिल्कुल बढ़िया चल रही थी। शादीशुदा ज़िंदगी भी बढ़िया थी। सास ससुर भी बड़े अच्छे मिल गए थे। कविता की किस्मत अच्छी थी। ना ही कभी उन्होंने कोई डिमांड ऐसी रखी, ना ही कोई और बात, ना कभी कोई कलेश, ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा। कविता के माँ बाप भी जब उसको फ़ोन करते हो बड़े खुशी मन से बताती कि मेरे जो सास ससुर हैं बड़े अच्छे हैं, कभी कुछ डिमांड नहीं करते, कभी दहेज वहेज की बात भी उन्होंने नहीं की। लिहाजा अब कविता के माँ बाप भी खुश हो जाते कि बहुत अच्छा परिवार मिला है, बेटी सुखी है वहाँ पे। ऐसे ऐसे करके साल दर साल गुजरते चले गए। साल 2017 में शादी हुई, 18 आ गया, परिवार भी आगे बढ़ा, 19 आ गया, 20 आ गया, और देखते ही देखते साल 2021 आ गया। साल 2021 तमाम चीज़ें लॉकडाउन से बस धीरे धीरे उभर रही थी। इसी दौरान लोग नए नए रोजगार के साधन खोज रहे थे, चूँकि सबकी नौकरियां भी धीरे धीरे छूट चुकी थी। वर्क फ्रॉम होम उन्हीं लोगों का चल रहा था जिनके पास ठीक ठाक जॉब थी, जो बेचारे कहीं मजदूरी करते थे या फिर जहाँ कहीं छोटा मोटा उनका काम था, या फिर जहाँ फिजिकल वर्क था, जहाँ ऑनलाइन काम नहीं हो सकता था, वहाँ पे सबकी नौकरी गई। विनय की भी नौकरी चली गई थी। जब धीरे धीरे लॉकडाउन खुला, थोड़ी बहुत ढिलाई हुई, लोग रोज़गार के पीछे भागने लगे। विनय भी अलग अलग जगहों पे नौकरी खोजने लगा। इसी दौरान जैसे ही थोड़ा सा वक्त गुजरता है, मई का महीना आ जाता है, 5 मई साल 2021। 5 मई साल 2021 को तमाम चीज़ें रोज़ की तरह ठीक ठाक चल रही थी। इसी दौरान अचानक से घर वाले नोटिस करते हैं कि कविता कहीं दिखाई नहीं दे रही। अब शुरुआत में जब लोगों ने देखा तो उनको लगा कि शायद आसपास कहीं होगी, किसी पड़ोसी के यहाँ गई होगी। अब ये भी लॉकडाउन खुला है, सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। फ़ोन किया, फ़ोन लगा नहीं। अब थोड़ी देर और इंतज़ार किया, फिर फ़ोन किया, फिर फ़ोन नहीं लगा। अब धीरे धीरे परिवार वाले परेशान होने लगे। परेशान होते होते फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब चलो ढूंढने निकलते हैं। इसके बाद कविता को खोजने के लिए कविता के सास ससुर और उसका पति विनय, ये तमाम लोग बाहर जाते हैं। अलग अलग घरों पे जहाँ जहाँ कविता जाती थी, उसकी जितनी सहेलियाँ थी, अड़ोसी पड़ोसी, तमाम दुकान जहाँ वो कभी सामान खरीदने जाती थी, उन तमाम जगहों पे कविता को खोजना शुरू किया। अब घंटे 2 घंटे अलग अलग जगहों पे जब खोजा और कहीं से कविता का कुछ अता पता चला नहीं। परिवार वाले बेचारे परेशान। अच्छा, नई नवेली बहू, अभी चंद साल हुए थे शादी की, इस तरह से गायब, किसी के घर बोलते भी बड़ी शर्म आए। गांव में तरह तरह की बातें भी हो जाती हैं कि उनकी बहू बड़ी तेज़ है, अपने आप निकल गई, पति को जानकारी नहीं। तो एक तरफ तो बहू की इज्जत को भी ढकना था, दूसरी तरफ बहू का पता भी लगाना था। खोजते खोजते शाम हो गई, कविता कहीं मिली नहीं। विनय अलग परेशान, सास ससुर अलग परेशान। इसी दौरान इन लोगों ने कहा कि एक काम करो, मायके पता कर लो, क्या पता कोई ऐसी इमरजेंसी आन पड़ी हो, कविता बिना किसी को बताए चली गई हो। अब कहते हैं कि ऊंट अगर खो जाए तो उसको फिर गगरी में भी खोजा जाता है, मटकी में भी। तो यही हाल था। कविता को खोजने के लिए उसके मायके फ़ोन किया गया, उसके भाई अखिलेश को। अखिलेश को जब फ़ोन किया गया, अखिलेश ने कहा भैया यहाँ तो नहीं आई है।
अब मायके वाले भी परेशान, उन्होंने भी ढूंढना शुरू किया। लगभग एक दिन तक, यानी 5 मई साल 2021 को कविता गायब हुई थी, उसका पता नहीं चल रहा था। 6 मई तक मायके वाले ससुराल वाले मिलकर ढूंढना शुरू करते हैं। जब 6 मई बीत जाती है, 7 मई आ जाता है, कहीं से उसका कुछ अता पता नहीं चलता। तब धीरे धीरे जो कविता का भाई अखिलेश था, उसके दिमाग में कुछ चीज़ें चलती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बहन को कुछ इन लोगों ने कर दिया। अब इसको जब मन में ये ख्याल आया, अखिलेश को मन में डाउट आया, तब वो भाग के गया पुलिस स्टेशन और वहाँ पे अपनी बहन कविता के पति यानी विनय कुमार और विनय कुमार के माँ बाप के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवा दी और कहा कि जो मेरी बहन है उसके साथ इन लोगों ने कुछ कर दिया और उसको कहीं छिपा दिया है। अब पुलिस जब ये कंप्लेन सुनती है, वो भी बड़ी मुस्तैदी के साथ खोजने जुट जाती है। परिवार वालों को फ़ौरन उठा लिया। उठाने के बाद उनसे पूछताछ करना शुरू किया। विनय कुमार तो था नहीं उस टाइम। माँ बाप से पूछा। अब पूछताछ कर रहे हैं, माँ बाप अपने हिसाब से जवाब दे रहे हैं। इधर जो मायके पक्ष वाले हैं वो कह रहे हैं कि इन लोगों ने कुछ कर दिया। यही सिलसिला कई दिन तक चला। लगातार मायके वाले के कहने पे ससुराल वालों से पूछताछ हो रही। पुलिस वाले अपने हिसाब से टटोल रहे हैं कि कहीं से ये लोग कुछ गलती करें, कुछ टूटें, कुछ कबूलें। लेकिन काफ़ी पूछताछ, काफ़ी तफ्तीश करने के बाद कहीं से भी कोई सबूत या फिर कोई जानकारी ऐसी मिली नहीं जिसमें लगा कि शायद विनय और उनके माँ बाप का कविता के गायब होने में कोई हाथ हो। लिहाजा कुछ टाइम पूछताछ करने के बाद इन लोगों को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी। अब जैसे ही क्लीन चिट मिली तो ससुराल पक्ष तो अब सिक्योर हो गया, पुलिस की नज़र में उसने कुछ नहीं किया। लेकिन अब FIR हुई है तो जांच पड़ताल भी करनी है। लिहाजा ससुराल वालों से जब पूछताछ हुई तो ससुराल वालों ने मायके वालों पे कह दिया कि भाई हमने तो किया नहीं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग हमसे पैसे ऐंठने के लिए अपनी बहन को ही किडनैप कर लें, क्योंकि इन्होंने फर्जी भी दहेज का मुकदमा लगाया। अच्छा, जब मुकदमा लगा तो ससुराल वालों के भी मन में गुस्सा आ गया कि भाई हमने तो कुछ किया नहीं, इन्होंने फर्जी हमको फंसाने के लिए इतना गंदा और इतना घटिया लांछन लगा दिया। ससुराल वालों ने अखिलेश और उसके परिवार वालों पर मुकदमा कर दिया। पुलिस उनको भी उठाई, उनसे भी पूछताछ करने लगी। तमाम पूछताछ, तमाम तफ्तीश पुलिस वाले करते रहे, इस उम्मीद में कि शायद मायके वालों का ही कुछ हाथ हो, लेकिन कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली। जांच पड़ताल होती रही। मायके और ससुराल वाले एक दूसरे पे ही शक करते रहे, एक दूसरे से ही लड़ते रहे। इधर कविता कहाँ गई किसी को कोई जानकारी नहीं। धीरे धीरे ये बात पूरे इलाके में फैली, तमाम रिश्तेदारों के पास फैली, लेकिन कविता की कहीं कोई जानकारी नहीं मिली। अब जैसे जैसे दिन बीत रहा, ससुराल वाले, मायके वाले, तमाम लोग परेशान। सब लोग अपने अपने तरीके से खोजबीन कर रहे हैं, मन में तरह तरह के ख्याल भी आ रहे हैं, लेकिन अब करें क्या। इसी दौरान जब काफ़ी वक्त गुजर गया, काफ़ी टाइम गुजर गया, तब एक और चीज़ हुई। दरअसल अब तक तो पुलिस वाले ये मान रहे थे कि शायद कविता जिंदा हालत में होगी, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे वक्त गुजरा, ये उम्मीद भी पुलिस वालों ने छोड़ दी। अब वो लाश खोजने पर जुट गए कि अगर कविता के साथ कोई हादसा हुआ होगा तो उसकी लाश कहीं मिलेगी। पता कि आसपास के थानों में कहीं कोई लाश मिले, तस्वीर भी अलग अलग जगहों पे भेजा कि यहाँ से कोई जानकारी मिले, लेकिन ना ही कोई जानकारी मिली, ना ही कहीं से कुछ लाश वगैरह मिली। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया। मायके ससुराल वाले एक दूसरे पे ही लांछन लगाते रहे, इल्ज़ाम लगाते रहे, कोई कंक्लूज़न निकला नहीं। धीरे धीरे साल 2021 पूरा बीत गया, साल 2022 आ गया। साल 2022 आते आते दोनों परिवारों ने उम्मीदें छोड़ दी। 22 भी बीत गया, 23 आ गया, 23 भी बीत गया, 24 आ गया, और 24 में अभी ये जो महीना चल रहा, अक्टूबर महीना, ये महीना आ गया। इसी दौरान जब ये अक्टूबर साल 2024 आया तो फिर इस इलाके में एक बहुत तेज़ तर्रार SP साहब आते हैं, और आने के बाद उन्होंने कहा कि इतनी फाइलें हैं, इनमें काम कुछ क्यों नहीं हुआ। अब ये बात जब वो बोलते हैं तो तमाम पुलिस वाले सर झुकाते हैं, फिर कहते हैं कि तमाम फाइलों को फिर से रीओपन करो। अब तमाम फाइलें जब फिर से रीओपन होती तो उसमें से एक फाइल कविता के गुमशुदगी की भी थी, उसको भी रीओपन किया गया। उसके बाद फिर टेक्निकल टीम को बुलाया गया और कहा गया कि इस फाइल पे आप लोग काम करें। अब जब टेक्निकल टीम आती है, फिर से वो काम करने जुटती है, तो सबसे पहले कविता का जो मोबाइल था उसको सर्विलांस पे लगाती है। पता चलता है कि ये नंबर 5 तारीख से ही बंद है, 5 मई साल 2021 से, 3 सालों से। साथ ही तमाम सोशल मीडिया हैंडल को खंगाला, पता चला वो भी नहीं।
लेकिन इसी दौरान अब पुलिस की टीम और सर्विलांस के पास इतने एडवांस चीज़ें तो होती हैं, इतने एडवांस सॉफ्टवेयर होते हैं। उन्होंने चेक किया कि कविता की जो फ़ोटो है क्या उससे मिलती जुलती कोई और फोटो किसी सोशल मीडिया पे अकाउंट पे यूज हुई है, चाहे इंस्टा पे, चाहे फेसबुक पे, चाहे स्नैपचैट पे। अब ये तमाम चीज़ों के जब डेटा को उन्होंने खंगाला और तमाम फ़ोटोज़ के जब एग्जिट डेटा को निकाला, तब पता चला कि एक फेक नाम पे कविता की तस्वीर के साथ अकाउंट बना है और रोज़ उस पर नई नई पोस्ट हो रही हैं। अब पुलिस वालों ने कहा कि ये क्या, नाम अलग है, पहचान अलग है, लोकेशन अलग है, लेकिन फ़ोटो लगातार कविता की। अच्छा, पहले तो पुराने फ़ोटोज़ यूज हुए, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ऐसी ऐसी फ़ोटो जो अभी हाल फिलहाल की हैं। अब पुलिस वालों का माथा ठनका। उन्होंने कहा कि इस अकाउंट का लोकेशन निकालो। उस फेसबुक अकाउंट के लोकेशन को अब चेक किया गया। जब उस अकाउंट के लोकेशन को चेक किया गया तब पता चला कि लोकेशन लखनऊ के डालीगंज में है। उसके बाद फिर पुलिस की टीम वहाँ जाती है, एक घर का एड्रेस मिलता है, फिर वहाँ पहुँचती है। वहाँ पे कविता सकुशल मिलती है। अब जब कविता सकुशल मिलती है फिर बड़ा सवाल ये था कि आखिर यहाँ ये क्यों है। तब पुलिस वाले उस घर से एक और शख्स को बरामद करते हैं जिसका नाम था सत्यनारायण गुप्ता। उसके बाद दोनों को उठाया जाता है, यहाँ लाया जाता है, फिर पूछताछ होती है। तब पता चलता है कि लॉकडाउन के टाइम से ही जो सत्यनारायण गुप्ता है वो एक दुकान चलाता था। अक्सर जो कविता थी उस दुकान पे सामान लेने जाती थी। सामान लेने के ही दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। फिर आलम यह हुआ कि अपना ही पति खटकने लगा और प्लान ये बना कि एक दूसरे के साथ अब जीवन बिताना है। तो कैसे? तब इन्होंने प्लान बनाया कि दोनों लोग अपना फ़ोन घर पे ही छोड़ देंगे और एक दूसरे के साथ भाग जाएंगे और पुरानी ज़िंदगी की कोई भी चीज़ कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। इसी के साथ 5 मई को सत्यनारायण गुप्ता और इधर जो कविता थी ये दोनों भागते हैं। पिछले 3 सालों से लखनऊ के डालीगंज में लोग रह रहे थे, नाम पहचान तमाम चीज़ें बदल के, और फिर वही ज़िंदगी जी रहे थे। इधर मायके वाले ससुराल वाले एक दूसरे से लड़ मर रहे थे कि हमारी बिटिया को तुमने गायब किया और हमारी बहू को तुमने मार दिया। तो सोचिए, मायका, ससुराल, माँ बाप, सास ससुर, पति, ये तमाम लोग जेल भी काट चुके थे। और इधर जो पत्नी थी अपने आशिक के साथ इधर घूम रही थी और आराम की ज़िंदगी जी रही थी। तो अजीब सी ये कहानी थी। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आते हैं सवाल जवाब के सिलसिले पे। तो मेरा सवाल था कि इजराइल का जो आयरन डोम है उसका बजट कितना है। तो अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो जो बजट है वो लगभग $6 बिलियन का है। अब $6 बिलियन अपने आप में एक बहुत बड़ी रकम होती है। और इस सवाल का जो जवाब दिया है वो ऋतिक जी हैं और डैनी डिकोस्टा जी हैं, सैल जी हैं, दीपक जी हैं जर्मनी से, इन्होंने बहुत डिटेल में जवाब दिया। साथ ही फे हयाडे है, इन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब दिया। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, तो आप तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं। अब आते हैं आज के सवाल पे। सवाल भी डिफेंस से ही पूछूंगा क्योंकि डिफेंस हमारे देश की नींव है। तो हमारे देश का डिफेंस बजट कितना है? अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, कल का इंतज़ार कीजिएगा, कल मैं आपको बताऊंगा। साथ ही अगर आप ऐसी वीडियो पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।